हेलो गाइस, हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। इसमें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बायबैक ऑफ शेयर्स। इस लेक्चर में हम समझेंगे कि बायबैक ऑफ शेयर्स क्या होता है और बायबैक ऑफ शेयर्स करने की जनरल एंट्रीज क्या होती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि बायबैक ऑफ शेयर्स क्या होता है। तो देखिए, कोई भी कंपनी जो होती है, अब समझना अच्छे से, ठीक है। जैसे ये कंपनी है एक, और ये कंपनी अपने शेयर इशू कर देती है पब्लिक में। कौन से वाले शेयर? मान लेते हैं इक्विटी शेयर इशू कर दिए, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर है ये हो गए, और इक्विटी शेयर्स की ही मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो बहुत सारे शेयर होल्डर्स हो गए। तो इस कंपनी ने क्या किया? शेयर्स इशू कर दिए। कौन से? इक्विटी शेयर्स। और इन शेयर होल्डर में इस कंपनी ने में क्या लगा दिया? पैसा लगा दिया, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल। तो क्या हुआ? इक्विटी शेयर इशू हो गए, बदले में कंपनी के पास में कैपिटल आ गई, जिसको बोलते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। और ये कंपनी के कौन हो गए? शेयर होल्डर। ये कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर है, यही कंपनी के मेंबर है, इनको मेंबर भी बोला जाता है। ये कंपनी में वोटिंग राइट होता है इनको, कंपनी में एजीएम के अंदर एनुअल जनरल मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इनको इसके बदले में डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर करती है और इनको डिविडेंड देती है, ठीक है। तो ये सिस्टम है। अब यहां पर शेयर इशू करने की बात नहीं चल रही है, ये तो शेयर इशू करने की बात है, ठीक है। यहां बात चल रही है कि ये जो शेयर इशू हुए हैं ये इनसे ले लो, तो बायबैक की बात चल रही है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इक्विटी शेयर जब इशू हो जाते हैं तो वो शेयर होल्डर के पास में आ जाते हैं। अब कंपनी बोल रही है कि मैं इनसे वापस ले लूं। ये वापस तभी हो सकते हैं जब कंपनी का वाइंडिंग अप हो या लिक्विडेशन हो, यानी कि जो शेयर्स यहां हैं ये शेयर्स वापस कंपनी के पास में आएंगे और कंपनी इनको शेयर कैपिटल दे देगी, ठीक है। समझ में आया? शेयर कंपनी के पास में आएंगे और कंपनी इनको इनकी शेयर कैपिटल दे देगी। और इस चीज को क्या बोलते हैं? ये चीज तभी होती है जब होता है वाइंडिंग अप या फिर लिक्विडेशन, यानी कि कंपनी होती है समाप्त, तब होता है ऐसा। उससे पहले ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। इक्विटी शेयर के केस में तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। तो फिर ये तो कंपनी का समापन हो गया, वाइंडिंग अप हो गया। अब वो तो हम कर नहीं सकते, फिर बायबैक कैसे करें? तो समझना आप। अब होता क्या है, ये तो शेयर इशू हो गए, ये तो इशू का मामला है। ये वाला जो मामला है ये क्या है? इशू का मामला है। अब इनके पास जो भी शेयर्स पड़े हैं, किनके पास में पड़े हैं? शेयर्स इक्विटी शेयर्स किनके पास में पड़े हैं? शेयर होल्डर के पास में पड़े हैं। ये शेयर्स जो होते हैं ये लिस्टेड हो जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में। कहां हो जाते हैं? स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में, ठीक है, ओके। और ये स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जो है वो सेबी द्वारा रेगुलेटेड होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा रेगुलेटेड होता है। तो ये शेयर्स जो है ये शेयर्स यहाँ लिस्टेड होते हैं। क्या होते हैं? लिस्टेड। क्योंकि कंपनी लिस्टेड होती है तो शेयर्स भी लिस्टेड होते हैं, और इन लोगों के डीमेट अकाउंट ओपन किए हुए होते हैं, जिसको हम स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर्स खरीदना बोलते हैं। आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन और बता दूं, ये जो शेयर इशू हुए थे ये हुए थे, इसको अधिकतर आईपीओ बोलते हैं। और ये जो शेयर्स इशू करने का पूरा प्रोसेस था, कंपनी ने शेयर इशू किए, कंपनी के पास पैसा आया, इसको प्राइमरी मार्केट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्राइमरी मार्केट। इसको प्राइमरी मार्केट बोला जाता है, ठीक है। बट अगर अब इन शेयर होल्डर को अगर ऐसा चाहिए, भाई ये शेयर होल्डर है, मान लेते हैं ये है ए, ये बोल रहा है भाई मेरे को मेरे शेयर आप अपने वापस ले लो, मेरे को मेरा पैसा दे दो, तो ऐसा ये कंपनी से मांग नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इस कंपनी में मैंने बताया कि शेयर्स जो है वो कंपनी को वापस होके और कंपनी रीपेमेंट कर देगी, वो तभी हो सकता है जब कंपनी का लिक्विडेशन या समापन या वाइंडिंग अप हो रहा हो, यानी कंपनी बंद हो रही हो। जब तक कंपनी चलती रहेगी तब तक कंपनी जो है कैपिटल वापस नहीं करेगी, और न ही इनका शेयर जो है कंपनी इनसे लेगी, ठीक है। तो अगर अब इनमें से किसी को अपना शेयर बेचना हो तो वो कहां बेचेगा? वो जाके बेचेगा सेकेंडरी मार्केट में। कहां बेचेगा? सेकेंडरी मार्केट में सेल कर सकता है। और ये सेकेंडरी मार्केट जो है ये स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, ये है सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। और यही है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। अब यहां पर जो है ये कंपनी के शेयर्स लिस्टेड होने चाहिए, लिस्टेड है तो ये शेयर होल्डर अपने शेयर्स यहां पर जाके बेच सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर शेयर होल्डर चाहे तो अपने शेयर्स यहां पर क्या कर सकते हैं? शेयर्स सेल कर सकते हैं, ठीक है, बेच सकते हैं। और यहां पर कोई दूसरे लोग जिनके पास इस कंपनी के शेयर है नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि कंपनी ने जब शेयर इशू किए थे तब कुछ लोगों ने खरीदे नहीं थे, कुछ भी रीजन हो सकता है। अब वो लोग इस कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं, तो वो कहां से? कंपनी से नहीं खरीद सकते। वो कहां से खरीदेंगे? स्टॉक एक्सचेंज मार्केट से खरीदेंगे। तो यहां पर कुछ लोग सेल कर रहे हैं और कुछ लोग क्या कर रहे हैं? बाय कर रहे हैं। तो ये कौन हो गए? ये हो गए सेलर, जिनके पास कंपनी से इन्होंने शेयर लिया, इनके पास में पड़ा है। और यहां पर ये हो गए बायर, ठीक है। अब बायर और सेलर के बीच में जो एक रेट डिसाइड होगी, उस रेट पर ये शेयर
बेच दिए जाएंगे और ये लोग उस शेयर को खरीद लेंगे। तो होगा क्या, मान लेते हैं मिस्टर ए जो अपना शेयर बेच देता है, तो ए यहां से निकल जाएगा और वो शेयर किसके पास में आ जाएंगे, मान लेते हैं मिस्टर आर के पास में आ जाएंगे। तो अब कंपनी का ए जो है वो शेयर होल्डर नहीं रहा, उसकी जगह शेयर होल्डर कौन बन गया, आर। अब कंपनी डिविडेंड किसको देगी, आर को देगी। समझ में आया। तो इस तरीके से सेकेंडरी मार्केट में होता है। अब हम आते हैं बायबैक पे। ये समझना जरूरी था, तभी बायबैक समझ में आएगा। मान लेते हैं यहां जो कंपनी ने प्राइमरी मार्केट के अंदर जो शेयर इशू किए थे आईपीओ के द्वारा, वो शेयर उस टाइम उस शेयर की वैल्यू कितनी थी, 100 रुपए थी। तो 100 रुपए का शेयर इनके पास में पड़ा है और कंपनी को इन्होंने कितने दे दिए, 100 रुपए दे दिए। ठीक है, तो यानी कि फेस वैल्यू जो थी वो कितनी थी, 100 रुपीज। हमने फर्स्ट चैप्टर कर लिया है तो हमको पता है कि फेस वैल्यू क्या होती है। तो फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपए है। तो 100 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर इनके पास में और इनके 100 रुपए कंपनी के पास में है। ठीक है, अब इनमें से अगर कोई बेचना चाहे तो यहां पर मार्केट में आके वो शेयर बेच सकता है। अब वो शेयर यहां जो है 100 रुपए में बिक सकता है, 150 में बिक सकता है, 200 में बिक सकता है, 500 में बिक सकता है, 90 में, 80 में भी बिक सकता है। क्योंकि मार्केट के अंदर आपको पता है कि प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स है जिसके ऊपर डिपेंड करती है। मेन फैक्टर जो होता है वो डिमांड एंड सप्लाई को होता है। अगर मान लेते हैं ये शेयर बेचने वाले बहुत ज्यादा है, खरीदने वाले जो है वो बहुत कम है, तो फिर क्या होगा, प्राइस नीचे आ जाएगी उस शेयर की। और अगर इसका उल्टा हो जाए तो बेचने वाले बहुत कम है लेकिन खरीदने वाले, डिमांड करने वाले ज्यादा है, तो प्राइस उसके ऊपर चढ़ जाएगी। एक ये होता है और ये डिमांड और सप्लाई डिपेंड करता है कि कंपनी परफॉर्म कैसा कर रही है। ठीक है, अब मान लेते हैं किसी वजह से आज की डेट में यहां पर जो शेयर है वो कितने रुपए में मिल रहा है, 90 रुपए में मिल रहा है। कितने रुपए मिल रहा है, 90 रुपीज में मिल रहा है, 90 रुपए में शेयर मिल रहा है। अब अगर 90 रुपए में शेयर मिल रहा है तो यहां पर जो है लोग खरीदने वाले, बेचने वाले तो है ही। अब यहां पर कंपनी को भी लालच आ जाता है। कई बार कंपनी के पास में जो फ्री रिजर्व्स बहुत ज्यादा होते हैं, क्या फ्री रिजर्व्स बहुत ज्यादा होते हैं और वो अपनी कैपिटल को कम करना चाहे तब वो ऐसा कर सकती है। फ्री रिजर्व का यूज करके अपने खुद के शेयर कहां से जाके खरीद सकती है, इनसे डायरेक्ट नहीं खरीद सकती, वो रिडेम्पशन हो जाएगा, वो रिडेम्पशन पॉसिबल नहीं है। वो कहां से खरीदेगी, जाके यहां बायर में आ जाएगी। इधर कंपनी भी आ गई, खरीदने वालों में कौन आ गई, कंपनी भी आके खड़ी हो गई। और कंपनी जो है अपने शेयर, उसको पता चला कि 90 रुपए में बिक रहे हैं, तो कंपनी ने बोला भाई फायदा है, 100 रुपए की चीज कितने में मिल रही है, 90 रुपए में, लेकिन खुद के ही हैं, ओन शेयर, अपने खुद के शेयर कंपनी जो है यहां पर अपने शेयर होल्डर से खरीदना स्टार्ट कर देती है। इसी को बोलते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स। तो बायबैक ऑफ शेयर्स के अंदर कंपनी डायरेक्ट शेयर होल्डर से शेयर्स को बाय नहीं करती है, उसको रिडम्पशन बोलते हैं। और प्रेफरेंस शेयर में रिडम्पशन तभी पॉसिबल होता है जब कंपनी का वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन यानी कंपनी बंद हो रही हो। ओके, तो इसका मतलब फिर अगर कंपनी अपने खुद के शेयर अगर जाके सेकेंडरी मार्केट में खरीदती है, खुद के शेयर ही जाके खरीदती है और हो सकता है लोगों को पता भी नहीं चले, उसको बोला जाता है बायबैक ऑफ शेयर्स। लेकिन अब हाल ही में अगर बात करें तो बायबैक ऑफ शेयर्स किया था पेटीएम ने। पेटीएम ने अपने खुद के ही शेयर्स जाके मार्केट के अंदर खरीदे थे। और आपको पता है पेटीएम का जब आईपीओ आया था, अगर आप थोड़ा मार्केट का नॉलेज रखते हो तो पेटीएम का जब आईपीओ आया था तो 2100 रुपए 2000 के ऊपर खुला था। ठीक है, उस पर मतलब वो बिड लगाई हुई थी और उसके बाद वो आईपीओ जब लिस्टेड हुआ सेकेंडरी मार्केट के अंदर तो उसके बाद कंटिन्यू गिरावट आई है और बहुत नीचे तक 800 900 700 तक भी वो शेयर गया है। तो इस केस में मतलब 2000 रुपए वाला शेयर जो है, अब फेस वैल्यू तो नहीं, उसकी बिड प्राइस जो है उसका, उस प्राइस का शेयर जो है अगर 600 700 में मिल रहा हो तो कंपनी ने खुद ने भी अपने खूब सारे शेयर्स जो है वो खरीदे थे। तो इसको बोलते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स। अब हम समझते हैं कि जो बायबैक ऑफ शेयर्स हैं इसकी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होती है, इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी होती हैं, तो उसको समझते हैं और इसकी अकाउंटिंग को समझते हैं। तो देखिए, अब इसकी अकाउंटिंग और टर्म्स को देखें, सॉरी, तो इसमें बायबैक करने में मैंने बोला फ्री रिजर्व्स यूज कर सकते हैं, फ्री रिजर्व्स। अब कौन कौन से रिजर्व को आप शेयर्स का बायबैक करने में यूज कर सकते हैं, तो सबसे फर्स्ट रिजर्व जो आता है इसमें वो है सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कर सकते हैं आप। सेकंड नंबर इसके अंदर आता है आपका जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व का यूज कर सकते हैं आप। थर्ड नंबर आता है इसके अंदर डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, इसका यूज कर सकते हैं। फोर्थ नंबर आप जो है इसमें अगर सरप्लस है यानी कि पीएनएल का जो बैलेंस है उसमें अगर सरप्लस है तो उसका यूज कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर जो है आप इसमें सिंकिंग फंड का यूज कर सकते हैं, सिंकिंग फंड अगर आपने बना रखे हैं तो उसका यूज कर सकते हैं। सिक्स्थ नंबर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का यूज कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इनका यूज कर सकते हैं आप, ठीक है, बायबैक करने में। और सेवेंथ नंबर बोले तो आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जिसको शॉर्ट में WCR भी मैं बोलता हूं कई बार,
उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन वो यूज तभी कर सकते हैं जब ये एक्सेस में हो। एक्सेस मतलब सारी की सारी वर्कमैन जो कंपनसेशन है वो दे दिया गया है और एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो उसका यूज कर सकते हैं। इनका यूज कहां कर सकते हैं आप? शेयर्स को बाय बैक करने में कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं? इन रिजर्व का यूज शेयर को कंपनी बाय बैक करने में, अपने खुद के शेयर सेकेंडरी मार्केट में खरीदने में यूज कर सकती है। ठीक है, लेकिन बायबैक जब भी बायबैक करेंगे ना तो कैपिटल में कमी आ जाएगी। कैपिटल में कमी आएगी ना, कंपनी अपने खुद के शेयर जाके खरीद लेगी तो बाद में कैंसिल करेगी, क्योंकि कोई भी कंपनी खुद की शेयर होल्डर कैसे बनेगी? आया समझ में? तो उसको क्या करना पड़ता है, खुद के शेयर जितने भी मार्केट, मान लेते हैं 1 लाख शेयर इशू हुए हैं, ठीक है, उसमें से कंपनी ने 10,000 शेयर खुद खरीद लिए, तो कंपनी खुद की शेयर होल्डर तो बन नहीं सकती, तो वो 10,000 शेयर को क्या कर देगी? कैंसिल कर देगी। तो अब शेयर कितने हो गए? केवल 90,000। और एक शेयर अगर 10 रुपए का 100 रुपए का है तो 9 लाख या 90 लाख रुपए जो भी होते हैं वो कैपिटल हो जाएगी, जबकि 10 लाख रुपए कैपिटल नहीं होगी, है ना। तो कैपिटल में रिडक्शन आ जाता है। तो उस रिडक्शन को शेयर होल्डर फंड में इफेक्ट ज्यादा ना हो और जो इंटरनल फंड होते हैं उसको मैनेज करने के लिए कंपनी क्या कर देती है? सीआरआर बनाती है। सीआरआर का मतलब होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। हमने प्रेफरेंस शेयर का जब रिडम्पशन किया था तब भी हमने सीआरआर बनाया था। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का कंपनी को क्रिएट करना पड़ता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जिसको मैं शॉर्ट में क्या बोलता हूं? सीआरआर। तो सीआरआर जो है वो यूज करना पड़ेगा, वो बनाना पड़ेगा। इन सारे रिजर्व से पैसा निकाल के सीआरआर में डालेंगे और फिर क्या करेंगे? बायबैक करेंगे। बट कुछ रिजर्व ऐसे हैं जिसका कंपनी जो है यूज नहीं कर सकती, है ना। जो बायबैक ऑफ शेयर्स हैं, बायबैक ऑफ शेयर्स, उसमें किन किन रिजर्व का यूज नहीं कर सकती वो भी मैं आपको लिस्ट बता देता हूं, अगर क्वेश्चन में आए तो देख लेना। रीवैल्यूएशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, एसेट और लायबिलिटी का अगर रीवैल्यूएशन कर रहे हो तो उस रिजर्व का यूज कंपनी बायबैक करने में नहीं कर सकती। और इसके अलावा आपका कैपिटल रिडक्शन रिजर्व, सीआरआर, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डीआरआर शॉर्ट में बोल रहा हूं मैं, इनका भी यूज कंपनी जो है बायबैक करने में नहीं कर सकती। अगर शेयर फॉरफीचर अकाउंट पड़ा है आपके पास में, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में पैसा पड़ा है, आपने शेयर फॉरफीचर कराया, उसका पैसा पड़ा है, तो उसका भी यूज यहां पर नहीं कर सकती कंपनी। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन पड़ा है, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, तो उनका भी यूज कंपनी बायबैक करने में नहीं कर सकती। तो ये तो हो गए रिजर्व की बात। अब मैं आपको बताता हूं बायबैक की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी हैं, वो दे रखी है आपको सेक्शन नंबर 68 के अंदर, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 68 सबसेक्शन 2 किसका? ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013। इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दे रखी है, कंडीशंस ऑफ बायबैक, ऑफ बायबैक। अब वो कौन कौन सी कंडीशन है वो भी मैं बता देता हूं। इसमें सबसे फर्स्ट आती है, ये जो बायबैक है ये ऑथोराइज्ड होना चाहिए, ऑथोराइज्ड बाय एओए। एओए मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मैं लंबी लंबी लाइनें नहीं लिखाऊंगा, आपको याद नहीं होगी, शॉर्ट में बता रहा हूं ताकि याद रह जाए। तो ऑथराइज होना चाहिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अगर ऑथराइज करते हैं, अधिकृत करते हैं, परमिशन देते हैं, तो ही कंपनी बायबैक कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती। सेकंड नंबर, इसके लिए बेटा स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। स्पेशल रिजोल्यूशन, आपको पता है ना, दो तरह के रिजोल्यूशन पास होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के अंदर अगर 51% से ज्यादा वोटिंग हो जाती है तो वो रिजोल्यूशन पास हो जाता है, वो प्रस्ताव पास हो जाता है। लेकिन स्पेशल रिजोल्यूशन अगर आपको पास कराना है तो 75% वोटिंग होनी चाहिए कि हाँ हम बायबैक कर रहे हैं। ये कहाँ होगा? एजीएम के अंदर, यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग किसकी होती है? शेयर होल्डर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कौन से वाले शेयर होल्डर? इक्विटी शेयर होल्डर इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो जब एजीएम के अंदर आते हैं या मीटिंग के अंदर आते हैं, जनरल मीटिंग के अंदर आते हैं और उनसे वोटिंग करने के बोला जाता है कि भैया बायबैक करना चाहते हैं, क्या परमिशन देते हैं? तो अगर 75% वोट जो फेवर में आ जाते हैं तो फिर बायबैक कर सकते हैं। और 75% वोटिंग फेवर में आ जाती है तो उसको ही बोला जाता है कि कंपनी ने स्पेशल रिजोल्यूशन, विशेष प्रस्ताव पास कर दिया है, तो अब कंपनी बायबैक कर सकती है। थर्ड नंबर आता है कि बायबैक कितना किया जा सकता है। ऐसे तो कोई भी कंपनी सारे शेयर बायबैक कर लेगी, तो कंपनी सारे शेयर बायबैक करके अगर कैंसिल कर देगी तो कंपनी चलेगी ही कैसे, क्योंकि कोई शेयर होल्डर ही नहीं होंगे। तो एजीएम में कौन आएगा, वोट कौन देगा, डिसीजन कौन लेगा? समझ में आया? तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसकी एक लिमिट है। तो लिमिट ऑफ बायबैक, कितना बायबैक कर सकते हैं? लिमिट ऑफ बायबैक, तो मैक्सिमम लिमिट इसकी मैं बता देता हूं कि कितना बायबैक किया जा सकता है। तो मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट अप टू 25% ऑफ, 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स,
जो कंपनी के पास में रिजर्व्स पड़े हैं और जो कंपनी की कैपिटल है उन दोनों को जोड़ दो और उसका 25% तक आप जो है बायबैक कर सकते हैं। मान लेते हैं कोई कंपनी, उसकी पेड अप शेयर कैपिटल है 10 लाख रुपए और उसका जो फ्री रिजर्व है वो भी मान लेते हैं 10 लाख रुपए हैं, तो ये या 10 क्या 5 मान लो, चलो बराबर की मान लिया, 2 मान लो यार, कोई भी कुछ भी मान लो, 2 लाख रुपए, तो ये टोटल कितना हो गया 12 लाख रुपए। तो 12 लाख का 25% कितना होता है 25%। देखो ये हो गया 3 लाख है ना, 12 लाख का 25% कितना हो गया 3 लाख। तो 3 लाख रुपीज का ही बायबैक कर सकती है, 3 लाख से 1 रुपीज भी ज्यादा नहीं कर सकती, हाँ इससे कम का बायबैक कर सकती है। 3 लाख ही होते हैं ना बेटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंडीशन नंबर हो गई आपकी 3rd। फिर आती है कंडीशन नंबर 4, और 4th वाली, ये सारी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 4th नंबर कंडीशन जो आती है वो आती है आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो की, डेब्ट इक्विटी रेशियो की। डेब्ट इक्विटी रेशियो जो है वो आफ्टर बायबैक करने के बाद में, आफ्टर बायबैक ऑफ शेयर्स, बायबैक करने के बाद में जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है वो 2:1 में होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि आपका खुद का पैसा यानी कि आपकी इक्विटी, आपका खुद का पैसा मतलब इक्विटी अगर 1 रुपया है, इक्विटी शेयर आपके इंटरनल फंड अगर 1 रुपया है तो डेब्ट कितना हो सकता है 2 रुपए हो सकता है। यानी कि डेब्ट जो है बायबैक के बाद में इक्विटी का दुगुना ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, कम हो सकता है, यानी कि जैसे 1:1 हो सकता है बट 3:1 नहीं हो सकता। यानी कि डेब्ट जो है वो इक्विटी के दुगुने हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन आती है आपकी कंडीशन नंबर 5th, जो शेयर्स है वो फुली पेड होने चाहिए। जिन शेयर का बायबैक कर रहे हैं वो क्या होने चाहिए, शेयर्स मस्ट बी फुली पेड। ये सबसे पहले लिखानी चाहिए थी वैसे मुझे, फुली पेड होने चाहिए। अगर फुली पेड नहीं है तो पार्टली पेड है, मतलब 10 रुपए का शेयर है तो 8 रुपए मंगाए तो 2 रुपए और मंगाने होंगे। ये हमने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के अंदर भी पढ़ा था कि शेयर्स फुली पेड होनी चाहिए तभी रिडम्पशन कर सकते हैं। तो यहां पर भी शेयर्स जो है वो फुली पेड होंगे तभी बायबैक कर सकते हैं, अदरवाइज बायबैक नहीं कर सकते। इसके अलावा सेबी की जो भी गाइडलाइंस हैं उन सबको फॉलो करना होगा। सेबी कौन है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए, शेयर होल्डर के प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। तो इनकी जो भी बायबैक से रिलेटेड गाइडलाइंस आती है उन सबको अच्छे से फॉलो करना चाहिए और परमिशन भी लेनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कंप्लीशन ऑफ बायबैक ऑफ शेयर। ये बायबैक ऑफ शेयर्स जो है कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो देखो बेटा इसमें भी एक कंडीशन है। जैसे आपने स्पेशल SR यानी कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दिया, यानी कि 75% वोटिंग आ गई, स्पेशल रिजोल्यूशन की जो डेट है उससे 1 साल के अंदर विदिन 12 मंथ है ना, विदिन 12 मंथ आपका क्या हो जाना चाहिए, बायबैक हो जाना चाहिए। यानी कि स्पेशल रिजोल्यूशन की जो भी डेट है, अगर आज स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ है तो आज से 12 महीने के अंदर अंदर आपको बायबैक कर लेना होगा। अगर नहीं किया है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी और बायबैक आपको कैंसिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपका बायबैक पूरा होने के बाद में आपके पास शेयर क्या आते हैं, फिजिकली आपके पास जो शेयर या डीमेट अकाउंट में आपके पास शेयर है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। जो भी बायबैक से आपको शेयर मिले हैं उसको 7 डेज के अंदर, है ना, जिस दिन बायबैक कंप्लीट हुआ उसके 7 डेज के अंदर वो शेयर क्या करने पड़ेंगे, आपको डिस्ट्रॉयड करने पड़ेंगे, उनको खत्म करना पड़ेगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो चाहे वो डिजिटल फॉर्म में हो। तो ये बायबैक ऑफ शेयर्स की कुछ मेन कंडीशंस थी जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम जनरल एंट्रीज या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बायबैक। ठीक है, वैसे तो अभी मैं जनरल एंट्रीज कराऊंगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, बायबैक ऑफ शेयर्स हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में करेंगे तो जनरल एंट्रीज, बट मैं जनरल के फॉर्मेट में नहीं करा रहा हूं, मैं ऐसे करा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले जब बायबैक ड्यू होगा, व्हेन बायबैक ड्यू, आपको पता है रिडम्पशन में भी मैं ड्यू की एंट्री पहले करा था, बायबैक ड्यू की एंट्री भी पहले कराऊंगा। अब बायबैक जो ड्यू होगा वो देखो बेटा, इसमें समझने वाली बात है। बायबैक आप कैसे कर रहे हो, बायबैक आप 3 तरीके से कर सकते हो। सर 3 तरीके से कर सकते हैं, हाँ। एक तो बायबैक कर सकते हो आप एट पार में क्या होगा, आपका कैपिटल खत्म होगा, अब लायबिलिटी खत्म होगी क्योंकि आप खुद के शेयर खरीद रहे हो, तो इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा, डेबिट इक्विटी शेयर्स कैपिटल क्या हो जाएगा, अकाउंट डेबिट, और 2 हो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है, ओके। अगर आप बायबैक कर रहे हो किस पर, प्रीमियम पर,
वैसे चांस बहुत कम होते हैं कि प्रीमियम पर बायबैक हो, डिस्काउंट पे होता है अधिकतर बायबैक, क्योंकि मार्केट में शेयर सस्ता मिल रहा होता है तभी तो खरीदते हैं, वरना क्यों खरीदेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर प्रीमियम पे हो रहा हो तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। और प्रीमियम जो है प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर वो डेबिट हो जाएगा। सर आप बोलोगे सर प्रीमियम तो फायदा होता है ना बेटा, शेयर इशू करते टाइम फायदा होता है, बायबैक करते टाइम या रिडम्पशन करते टाइम प्रीमियम हमेशा लॉस होता है, इसलिए डेबिट किया है। और 2 हो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। लास्ट आता है आपका अगर बायबैक हो रहा हो प्रीमियम डिस्काउंट पे, और अधिकतर शेयर इक्विटी शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते लेकिन उनका बायबैक कर सकते हैं, क्योंकि अधिकतर फायदा दिखता है, शेयर सस्ता सेकेंडरी मार्केट में मिलता है तभी तो कंपनी खरीदती है। तो अगर यहां पर डिस्काउंट पे हो रहा हो बायबैक, ठीक है, तो एंट्री में क्या हो जाएगा, यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल खत्म हो रही है तो हम क्या करेंगे डेबिट। इशू के टाइम कैपिटल क्रेडिट होती है, रिडम्पशन और बायबैक के टाइम क्या हो जाएगी डेबिट हो जाएगी, ओके ठीक। और यहां पर आ जाएगा कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में पता क्या आएगा, जो डिस्काउंट वाला अमाउंट है वो आ जाएगा। और इक्विटी शेयर होल्डर फंड में क्या आ जाएगा आपका, इक्विटी शेयर होल्डर फंड में आपका जो आ जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर फंड, तो क्या इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में क्या आ जाएगा आपका, जो उनको पैसा देना है वो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कोई 100 रुपए का शेयर है लेकिन 10 रुपए का डिस्काउंट है, तो शेयर होल्डर को कितने देने, 90 रुपए देने, तो हमारे लिए फायदा हो गया कि नहीं हो गया, है ना, बेनिफिट हुआ ना कि 100 रुपए की चीज आई 90 देने, ऐसे। तो अधिकतर इस केस में ही कंपनी बायबैक करती है, पेटीएम ने इस केस में ही बायबैक किया था, जिसकी वजह से काफी सारा फायदा पेटीएम को हुआ। तो ये तो तब एंट्री होती है जब बायबैक क्या हो जाता है, ड्यू हो जाता है। अब बायबैक जब ड्यू होता है तो देखो यहां पर एक चीज सब में कॉमन है, कैपिटल डेबिट हो रहा है, ये देखो कैपिटल डेबिट, हर जगह कैपिटल क्या हो रहा है डेबिट हो रहा है, यहां डेबिट हुआ, यहां भी डेबिट हुआ, यहां भी डेबिट हुआ। और 2 चैप्टर अगर आपने मेरे से रेगुलर देखे हैं तो आपको पता है मैं बोलता हूं कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आती है, तो फेस वैल्यू के लिए हमें सीआरआर बनाना पड़ेगा। और सीआरआर कैसे बना सकते हैं वो मैंने बोला कि रिजर्व का यूज करके। तो फेस वैल्यू के लिए क्या बनाना पड़ेगा बेटा, सीआरआर, सीआरआर मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कैसे कैसे कर सकते हैं आप, सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकते हैं, यस। रिडम्पशन जब प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करते थे तो वहां सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए सीआरआर नहीं बना सकते थे, लेकिन यहाँ पर अलाउड है। जनरल रिजर्व का यूज कर सकते हैं, जो भी मैंने रिजर्व बताए हैं, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व का यूज कर सकते हैं, सिंकिंग फंड का यूज कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का यूज कर सकते हैं। तो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखो यहाँ रिजर्व बताए थे कि आप इनका यूज कर सकते हैं, है ना, तो उन सब का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, ओके। मैं बता देता हूं वापस आपको फिर, ये देखिए ये पढ़े यहां पर इन कंडीशन से जस्ट ऊपर मैंने बताए थे, इनका यूज नहीं कर सकते सीआरआर बनाने में, लेकिन इन सब का यूज कर सकते हैं। तो इन सब का यूज करके आप सीआरआर बनाएंगे, यानी कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाएंगे। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट हो जाएगा सीआरआर, ओके ठीक है। फिर आता है आपका थर्ड नंबर आ रहा है। थर्ड नंबर एंट्री तभी होगी जब बायबैक किस पे करे, प्रीमियम पे करे, व्हेन बायबैक ऑन प्रीमियम, तभी थर्ड एंट्री होगी, अदरवाइज नहीं होगी, क्योंकि प्रीमियम लॉस होता है, इशू करते टाइम फायदा होता है, बायबैक और रिडम्पशन के टाइम लॉस होता है, और लॉस के केस में आपको उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और प्रीमियम की व्यवस्था आप कहां से कर सकते हैं, आप कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से कर सकते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से कर सकते हैं, या जनरल रिजर्व से कर सकते हैं, फिर अदर जो रेवेन्यू रिजर्व है उनसे कर सकते हैं। और यहां आ जाएगा आपका प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर। ये एंट्री तभी होगी, बायबैक ऑफ शेयर्स, ये एंट्री तभी होगी जब बायबैक प्रीमियम पे होगा, यानी कि सेकंड वाली सिचुएशन में ओनली। फर्स्ट वाली सिचुएशन में ओनली सीआरआर की एंट्री होगी, सेकंड वाली सिचुएशन में सीआरआर और प्रीमियम दोनों की एंट्री होगी, और थर्ड वाली सिचुएशन में ओनली सीआरआर वाली एंट्री होगी, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करा जाता है, बायबैक करने के लिए एक अलग से अकाउंट, सेपरेट अकाउंट ओपन किया जाता है, व्हेन सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन फॉर बायबैक ऑफ शेयर, बायबैक ऑफ शेयर्स। तो सेपरेट बैंक ओपन किया जाएगा तो उसके अंदर क्या किया जाएगा, पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, कौन सा वाला, बायबैक वाला। तो उसको बोलते हैं बायबैक बैंक अकाउंट डेबिट, ये बैंक में पैसा डाल दिया, टू बैंक पैसा गया कहां, एक ऐसे अकाउंट में जिसमें हम बायबैक के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। और उसके बाद में क्या होगा, इन शेयर होल्डर को पेमेंट करना होगा, है ना, पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर
होल्डर, और पेमेंट करेंगे जब इक्विटी शेयर होल्डर को, तो इक्विटी शेयर होल्डर क्या हो जाएगा, डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, और टू क्या कर देंगे, बैंक, बैंक नहीं, बाय बैक बैंक अकाउंट, इस अकाउंट को खाली कर देंगे क्योंकि हम पैसा पे कर रहे हैं, बाय बैक बैंक अकाउंट। अब आप बोलोगे सर इक्विटी शेयर होल्डर को डेबिट क्यों किया, क्योंकि फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट किया था, ये देखो फर्स्ट एंट्री में क्या किया था, क्रेडिट किया था, तो अब यहां पर क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। हाँ, अब अगर फुली पेड नहीं थे शेयर तो उसको फुली पेड करने की एंट्री इससे भी पहले होगी। अगर कोई इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं लिक्विडिटी के लिए तो वो एंट्री फर्स्ट से भी पहले होगी। तो वो तो कॉमन चीज है, वो तो समझ में हमको आता ही है और क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो आई होप बायबैक से रिलेटेड आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इन वीडियो से मदद मिल रही है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा बिना कंजूसी किए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही लेक्चर लाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज ही इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।